मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने समस्या समाधान पद्धति के बारे में आपको कुछ बताया था। समस्या समाधान पद्धति होती क्या है? इसमें बालक को कुछ समस्या क्रिएट की जाती है, अर्थात बालक को समस्या दी जाती है। मौर्य साम्राज्य का किस प्रकार से पतन हुआ, यह नदी किन किन जिलों से बाहर निकल रही है, या सूती वस्त्र उद्योग अगर हम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री चाहिए, या हमारे सामाजिक वातावरण में आसपास के वातावरण में कोई भी समस्या उत्पन्न हो वो बच्चे के सामने क्रिएट कर देनी चाहिए। बच्चे जब इस समस्या को लेंगे, अर्थात उनको समस्या दी जाएगी, तो बच्चे को एहसास होगा, उनका मानसिक विकास होगा और समस्या को सॉल्व करते हुए वो इस समस्याओं का हल कर देंगे, अर्थात समाधान निकालेंगे। किसमें? समस्या समाधान पद्धति में। ये चीज़ें हम आपको अभी क्लास में पढ़ा चुके हैं कि समस्या समाधान विधि कहाँ से आई, कैसे आई, प्राचीन थी या फिर नवीनतम है, या पहले लोग क्या समस्या नहीं थी उनके अंतर्गत, या वो समस्या से नहीं जूझ रहे थे। उसी प्रकार आज हम समस्या समाधान पद्धति के स्टेप अर्थात चरणों के बारे में आपको बताएंगे कि बालक को अगर समस्या दी जाए तो वो किस प्रकार से उन चरणों को अर्थात उन स्टेपों के द्वारा बालक निजात पा सकता है और समस्या को समाधान कर सकता है। तो पहला इसका चरण है वो है कठिनाई की पहचान। समस्या समाधान पद्धति के चरण होते हैं 5। कितने चरण होते हैं? 5। इसके होते हैं 5। तो पहला जो चरण है वो है कठिनाई की पहचान करना। नंबर 1 है कठिनाई की पहचान करना। ये कौन सा चरण हुआ? ये हुआ प्रथम चरण। कौन सा चरण हुआ? प्रथम चरण। प्रथम पद में किसी समस्या परिस्थिति को विद्यार्थियों के सामने इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी कठिनाई का वह एहसास कर ले। जी हाँ, पहला जो ये चरण है उसमें विद्यार्थी के सामने ऐसी समस्या की क्रिएट की जाए तो वो उसको क्या कर ले? एहसास कर ले और वो उसका समाधान ढूंढने के लिए निकल जाए। तो पहला जो चरण है वो कहता है कठिनाई की पहचान करना। कोई ऐसी समस्या दे दीजिए जैसे आपके आसपास, उदाहरण के तौर पर आसपास का माहौल ले लीजिए। बच्चों का एक दल तो ऐसा है कि बिल्कुल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, या फिर अपने आप में ही सीमित रहता है, सामाजिक कार्यों में भाव। एक दल ऐसा है बालकों का, तो वो बालक क्या है? उपद्रवी है, उद्दंडी है, उनको कितनी भी सजा दे दो, कितनी भी निंदा कर लो, कुछ भी कर लो। उस दल के बच्चों को आपको समस्या दे दी जाए कि इस बच्चों का किस प्रकार से आप समाधान करोगे, तो बालकों के क्या हो जाएगा? एहसास। जो प्रथम पद है वो है कठिनाई की पहचान करना, अर्थात सबसे पहले बालकों को ये एहसास कराना। क्या एहसास करना? ये एहसास कराना कि आपको जो समस्या क्रिएट की है या आपको जो समस्या दी है उससे आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। आपके सामाजिक वातावरण में कोई ऐसा दल है या ऐसा समूह है बच्चों का जो आप उनको क्या सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो, तो आप उसको किस प्रकार से सही रास्ते पर लेके आओगे। तो पहला जो इसका स्तर होता है वो है कठिनाई की पहचान करना। वे यह भी समझ ले कि इसका हल किसी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से नहीं हो सकता, उन्हें चिंतन की आवश्यकता जान पड़े, वे इसलिए बाध्य हों, वे समाधान निकालने के लिए तत्पर हो जाएं। जी हाँ, बताया ना उदाहरण मैंने अभी। कोई भी ऐसी समस्या हो या फिर आपको जैसे विद्यालय के प्रति या विद्यालय में शिक्षक द्वारा दी गई समस्या, तो उसको हल करना, किस प्रकार से हल करना। बालक का मानसिक स्तर एकदम उछल जाएगा, बालक एकदम उसमें आ जाएगा कि मुझे किस प्रकार से इस समस्या का समाधान करना है। तो प्रथम जो पद आता है इसमें वो आता है कठिनाई की पहचान करना। इसमें बालक क्या हो जाता है? फिर उस समाधान को करने के लिए बालक तत्पर हो जाता है। दूसरा जो इसका स्टेप है वो है समस्या की परिभाषा। समस्या की क्या परिभाषा है, इसको किस प्रकार से हम निजात पाएं। दूसरा जो इसके पद है वो है समस्या की परिभाषा। इस
इसमें कठिनाई को व्यवस्थित करके एक निश्चित रूप दिया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। पहले पद में क्या दे दिया, कठिनाई दे दी, समस्या दे दी। अब बालकों को ये एहसास हो गया कि ये पूर्व निर्धारित तो नहीं है, ये तो हमें खुद को ही अब इसको जैसे पहले का सोचा सचा है, जैसे पहले जो कार्य हो चुका है शुरू से ये नियम पूर्वक जी नहीं, वो पूर्व निर्धारित कार्य तो है नहीं है। बालक एहसास करके अब इस समस्या को किस प्रकार सॉल्व करे, तो दूसरी जो कहते हैं समस्या की परिभाषा, उसमें कहते हैं इसमें कठिनाई को व्यवस्थित करके एक निश्चित रूप दिया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। कठिनाई को व्यवस्थित रूप से के बालकों का दल है, इसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित ला करके और सॉल्व करें, इनकी जो समस्या जो क्रिएट है उसको हम सॉल्व करें और उसकी वो व्याख्या करते हैं। अर्थात कोई भी जैसे आपको मैथ का कोई क्वेश्चन है या साइंस का कोई क्वेश्चन है, शिक्षक ने आपके सामने समस्या के आगे क्रिएट कर दी कि आप इसको हल करके लाइए। आपके सामने प्रथम पद तो ये हो गया, कठिनाई स्तर हो गई कि आप जानते नहीं हो, उसको जानते नहीं है तो आपकी चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, ये सारी शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी कि मुझे किस प्रकार से हल करना है। पूर्व निर्धारित तो है नहीं है ये पहले से, तो फिर उसको व्यवस्थित कठिनाई को व्यवस्थित करते हुए उसकी व्याख्या करना अर्थात उसका हल निकालना, ये क्या समस्या की परिभाषा है। एक समस्या के अंतर्गत कई छोटी छोटी समस्या हो जाती है, इसके विश्लेषण करके विद्यार्थियों को बताया जाता है और उसके निराकरण की विधि को निश्चित करने का प्रयास किया जाता है। आपको समस्या क्रिएट कर दी, समस्या दे दी, गुरुजी ने ये सवाल हल करके लाइए, आपने कोशिश भी की, अब आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता या फिर आपको किस हिसाब से इसको डिवाइडेशन करते हैं, गुना भाग जोड़, बाकी जो छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, उस हिसाब से अगर आपको दे दिया तो परिभाषा कहाँ से ढूंढ के लाए, उसका आंसर कहाँ से ढूंढ के लाए। तो उसके ये जो एक समस्या थी उसके अंतर्गत भी आपको छोटी छोटी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उनके लिए शिक्षक क्या करते हैं, समस्या देते फिर उनको निराकरण के लिए छोटी छोटी समस्याओं के जो निराकरण के अंतर्गत शिक्षक क्या करते हैं, उनका निराकरण करवाता है। आपको निराकरण करके विद्यार्थियों को बताया जाता है और यह विधि निराकरण को एवं निश्चित की जाती है, अर्थात इसके द्वारा बालक की समस्या का परिभाषीकरण किया जाता है। कठिनाई को पहचानना, फिर कठिनाई को व्यवस्थित करके छोटी छोटी जो कठिनाइयाँ आती है उस सवाल को हल करने में, तो शिक्षक स्वयं उन कठिनाइयों को निजात पाते हुए, उनका निवारण करते हुए उनकी विश्लेषण करता है। अगला जो स्टेप है वो है निराकरण का प्रयत्न। निराकरण का प्रयत्न, निराकरण का प्रयत्न। जी हाँ, कठिनाई की पहचान हो गई, समस्या की परिभाषीकरण हो गया, अब हो गया निराकरण का प्रयत्न। इसमें यह समस्या की खोज करने का पद है। इसमें समस्या से संबंधित तथ्यों को अध्ययन, प्रयोग, विचार विमर्श एवं एकत्र किया जाता है। समस्या की खोज करने का प्रयत्न, समस्या दे दी गई, परिभाषीकरण किया, अब इसका निराकरण किस प्रकार से करें, वो खोज करना, किस विधि के अनुसार हमें ये फॉर्मूला मैथ का सवाल करना पड़ेगा, कौन सी इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो निराकरण का प्रयत्न किया जाता है। बहुत सारे जो तथ्य हैं उन तथ्यों को समाहित करते हुए इसका क्या किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, अर्थात उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके समस्या के हल की खोज की जाती है। उनका वर्गीकरण करते हैं और विश्लेषण करते हैं। कोई भी फॉर्मूला आया उसका क्या वर्गीकरण कर दिया, इसको इस हिसाब से इन स्टॉपर से करना पड़ता है, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या कर दी जाती है, अर्थात विश्लेषित कर दिया जाता है। नंबर 1 हो गया कठिनाई की पहचान, नंबर 2 समस्या की परिभाषीकरण, नंबर 3 निराकरण का प्रयत्न। अब ये खोज से संबंधित है, तो खोज करके हमने उसका क्या कर दिया, निराकरण। अगला जो इसमें स्टेप आएगा वो होगी परिकल्पनाएं, अर्थात हाइपोथीसिस। इस पद में तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन करते हुए हल का अनुमान लगाना। परिकल्पनाएं, परिकल्पनाएं शैक्षिक अनुसंधान में कहते हैं इसको हाइपोथीसिस, पूर्व अनुमान लगाना, कल्पना करना। अगर ऐसे करें तो वो चीज़ ऐसे होगी, अगर उधर से ये चीज़ लाएं तो उधर से ये सेट होगी, अगर इसको
यहाँ इसको जमाएं तो ये शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ होकर अगर हमें इस फॉर्मूले के अनुसार पढ़ें तो शायद हो सकता है मैं और भी ऊंचे पढ़ जाऊँ। वो होती है परिकल्पनाएं। ये शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों को उनको संकलित करने के लिए हाइपोथेसिस जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। वो पूर्वाग्रही भी हो जाता है, हाइपोथेसिस। इसमें इस पद में तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन करते हुए हल्का अनुमान लगाया जाता है। मैंने कहा है अभी तथ्यों का विश्लेषण करते हुए हल्का अनुमान लगाना, विश्लेषण करना, वो क्या हो गई, हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना के अंतर्गत आती है। इन अनुमानित हल्को परिकल्पनाएं कहते हैं। जो परिकल्पना या अनुमान सबसे अधिक लागू होती जान पड़ती है उसे चुन लिया जाता है और शेष को अस्वीकार कर दिया जाता है। इस परिकल्पना से समस्या का समाधान करके देखा जाता है। जी हाँ, हाइपोथेसिस अनुमान लगाना, पूर्वाग्रह करना, जो भी चीज़ है शायद इसके करने से ये चीज़ सही हो जाएगी। जैसे अब महामारी फैल रही है, कोरोना वैक्सीन, बहुत सारी वैक्सीन के इसको किसकी खांसी जुकाम बुखार की दवाई देते हैं उससे मरीज सही हो रहे हैं, तो इसको करने से क्या ये बीमारी हट जाएगी। तो अनुमान ही तो लगा रहे हैं हम, परिकल्पना ही तो कर रहे हैं। जो सत्यता है, जो सत्य को स्वीकार कर रही है उसको तो हम क्या कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और जो बहुत सारी परिकल्पना के भी काफ़ी प्रकार है, शून्य परिकल्पना है, ऐतिहासिक परिकल्पना है, क्रियात्मक बहुत सारी हैं परिकल्पना। जो शून्य होती है ना तो ऊपर घटती है ना नीचे जाती है। तो जो सत्यता है, जो हमें स्वीकार करने योग्य है, उसको तो हम स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात उस अनुमान के द्वारा हम हल निकाल सकते हैं। और जो अस्वीकृत है उसको हम तिरस्कृत कर देते हैं, अर्थात उसको हटा देते हैं। परिकल्पना मतलब अनुमानित हल को द्वारा करना, अनुमानित जो अनुमान लगाया गया है उसके द्वारा निकालना, क्या हुई, परिकल्पना। अगला जो इसका स्टेप है वो है मूल्य निरूपण। मूल्य निरूपण मूल्यांकन की तरह, मूल्य निरूपण। अब मूल्य निरूपण के अंतर्गत क्या आता है, जो अनुमान मूल्य निरूपण के अंतर्गत जो अनुमान हम परिकल्पना के द्वारा चौथे पद में प्रयुक्त किया है, अर्थात उसको निरूपित किया है, उसका मूल्य निर्धारण करना, मूल्य उसकी जांच पुनः करना। मूल्य निरूपण अर्थात पुनः उसकी जांच करना। जो अनुमान या परिकल्पना चौथे पद में चुनी गई थी उसका इस पद में पुनः प्रयोग करके सत्यता की जांच या मूल्य निरूपित किया जाता है। अर्थात जो परिकल्पनाएं हमने संभावित तौर से इस चौथे पद में की गई थी, अर्थात कोई आपको जैसे कोई फॉर्मूला हो साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का, वो हमने परिकल्पना के द्वारा जो समस्या क्रिएट की उसमें उसको फिट कर दिया। अगर इसको करने से ये फॉर्मूला सिद्ध हो जाता है, ये सही हो जाता है, तो वो क्या हो गई, उस मूल्य निरूपण में जो अनुमान हमने इसमें लगाया था चौथे पद में, उसको पुनः उस पद में निरूपण करता, उसकी जांच अर्थात सत्यता की जांच करते हुए उसका पुनः मूल्य निरूपण किया जाता है। अर्थात इसमें नियम के आधारित, अर्थात कौन सा इसमें नियम लगाया है, प्राप्त नियम या ज्ञान को अन्य सीखी गई बातों से संबंधित करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात इसमें कौन सा नियम लगाया, उस नियम के आधारित कौन सा फार्मूला इसमें फिट हुआ है, अर्थात किस फार्मूले के अनुसार इसमें प्रयत्न किया गया है, कौन सा मूल्य निरूपण के अंतर्गत। जो परिकल्पना हमने की थी उस परिकल्पना के द्वारा इसमें सही सत्यता की जांच हो रही है या नहीं, इससे पूर्व अनुभवों के आधार पर सत्यता की जांच हो जाती है। तत्पश्चात निर्णय की स्थिति आ जाती है, जबकि नियम या हल द्वारा समस्या समाधान किया जाता है। इस पर तो हमने नियम लगा दिया, इस पर कल्पना कर दी, संभावना कर दी, अनुमान लगा दिया, फिर इसकी सत्यता की इसमें मूल्य निरूपण में जांच कर दी, फिर उसका सत्यता के अनुसार हम इसका हल निर्धारण कर देते हैं, इसका निष्कर्ष पर निकल जाते हैं।
ये चारों जो स्तर है हमारे चरण है, कठिनाई की पहचान करना, समस्या का परिभाषीकरण करना, निराकरण का प्रयत्न करना और परिकल्पना, ये हमारी आगमन विधि पर आधारित है। आगमन और निगमन विधि पतंजलि के द्वारा जो दी गई विधि है, ये मैथमेटिक्स के लिए आगमन और निगमन मतलब व्याकरण के लिए, व्याकरण की जो पद्धति होती है उनके लिए, उदाहरण से नियम की ओर। और ये है हमारी नियमन आगमन और निगमन विधि, वो है हमारी निगमन विधि। पहली हो गई हमारी, ये चारों तो हो गई आगमन विधि के अंतर्गत, ये हमारी चारों आ जाएंगी आगमन विधि के अंतर्गत। और ये हमारी हो जाएगी एक निगमन विधि के अंतर्गत, निगमन विधि के अंतर्गत, निगमन विधि और आगमन विधि दोनों के अंतर्गत ये हो जाएंगी। ये उदाहरण से नियम की ओर, ये नियम से उदाहरण की ओर। आया समझ में? पहले समस्या देना, समस्या का परिभाषीकरण करना, फिर खोज करना, निराकरण, फिर संभावना लगाना अर्थात अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस, फिर मूल्य निरूपण करना। ये इसके क्या अंतर्गत आते हैं? समस्या समाधान पद्धति में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक बल जान पड़ता है, पर इसमें शिक्षक का विशेष स्थान होता है। बालक के व्यक्तिगत जो ज्ञान है उस पर हम अधिक फोकस करते हैं, उसके अधिक बल देते हैं, पर इसमें जो शिक्षक होता है ना उसको अधिक श्रेष्ठ माना है, क्योंकि शिक्षक ही तो बालक को समस्या क्रिएट करता है और फिर अगर बालक अनुमान लगाता है, एहसास करता है, मानसिक शक्ति का उसका विकास होता है, तो बालक शिक्षक उसकी क्या करता है? सहायता करता है। किसमें? समस्या समाधान पद्धति के माध्यम से। अगला जो इसमें है, इस पद्धति का सूत्रधार है समस्या को सरल भाषा में विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करना। जी हाँ, कोई भी समस्या क्रिएट हो जाती है विद्यालय में, अभी जैसे विद्यालय के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से ले लीजिए या विषय वस्तु के अंतर्गत ले लीजिए, तो उस बालक जब उसको सॉल्व नहीं कर पाता है तो शिक्षक एक सरल ढंग से, सरल तरीके से, मैंने बताया ना चारों जो स्टेप है कौन से? आगमन यानी उदाहरण के द्वारा शिक्षक जो होता है वो सरल तरीके से उसका क्या करता है? क्लासिफिकेशन अर्थात उसको विश्लेषित करता है, जिससे शिक्षक क्या आ जाता है? समस्या समाधान करने वाला। तो इसमें क्या शिक्षक की एक अहम भूमिका है, शिक्षक की उसके हल में तत्पर करना, समस्या समाधान के अंत तक विद्यार्थी की जिज्ञासा पाठ में बनी रहे सुनिश्चित करना शिक्षक का ही कार्य है। शिक्षक उनको विद्यार्थियों को तब तक मौके देते रहते हैं कि आप इसको हल कीजिए, आप समस्या का समाधान करने की कोशिश कीजिए। अगर विद्यार्थियों से ये हल नहीं होता है तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो इन चीज़ों को हल करे, हल करवाएं। इसमें शिक्षक का अहम रोल है। इसमें सामग्री एकत्र करने में विद्यार्थी अनलगत सामग्री ले उचित विद्यार्थियों के चिंतन व तर्क को सही दिशा देना, पूर्व ज्ञान प्राप्त करना, समन्वय करना, यह सुनिश्चित करना ऐसी चिंतन शक्ति दे, अर्थात ऐसी सामग्री न लें जो विद्यार्थी अनर्गल हो और वो कार्य नहीं आ रही हो, अनावश्यक रूप से कोई सामग्री लेने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा हमारे 5 चरण। पहला कठिनाई की पहचान करना, नंबर 2 समस्या की परिभाषीकरण, नंबर 3 निराकरण का प्रयत्न, नंबर 4 हाइपोथेसिस परिकल्पना और नंबर 4 मूल्य निरूपण। अब इसके चरण हो गए, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके लाभ। क्या है? लाभ। लाभ कौन कौन से हैं? अब इसके लाभ हैं इसके। पहला है, यह पद्धति अधिगम और चिंतन की स्वाभाविक एवं सहज पद्धति है। यह पद्धति अधिगम एवं चिंतन की स्वाभाविक
पद्धति है। किसकी? अधिगम और चिंतन की। यह अधिगम और चिंतन की, अधिगम और चिंतन की स्वाभाविक पद्धति है। ठीक है, अधिगम कराना, बालकों को सिखाना, और चिंतन, क्योंकि समस्या क्रिएट करेंगे तो बालक का क्या हो जाएगा? चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति सक्रिय हो जाएंगी। तो उसके क्या स्वाभाविक पद्धति है? कौन सी? समस्या समाधान पद्धति। पहला जो इसका लाभ है वो है सिखाते हुए, अर्थात बालक के चिंतन को, मानसिक स्तर को बढ़ाना। वो क्या है? स्वभाव में ही है, नेचर में ही इस पद्धति का लाभ। अगला जो लाभ है वो है समस्याओं का संबंध जीवन से होता है, अतः वे विद्यार्थियों के जीवन के लिए तैयार करती है। इससे विद्यार्थी अधिक रुचि भी लेते हैं। जी हाँ, समस्या जो संबंध होता है वो विद्यार्थी के जीवन से होता है, सामाजिक जीवन से होता है। समाज के द्वारा क्रिएट की गई बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो बालक के भावी भविष्य में, जो बालक बड़ा होगा, जो छोटा बालक है, जो बालक बड़ा होगा, उस समय उसको उन समस्याओं से ना गुजरना पड़े, उससे पहले ही शिक्षक के द्वारा इन समस्याओं को क्रिएट करते हुए बालक की समस्याओं का निवारण किया जाता है। कौन सी समस्या, कौन सी के अंतर्गत? समस्या समाधान पद्धति के अंतर्गत। अगला जो इसका लाभ है वो है इसमें बालक क्रियाशील रहता है। जी हाँ, इसमें बालक क्रियाशील रहता है, क्रियाशील रहता है। कौन सी पद्धति में? समस्या समाधान पद्धति में बालक और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि इसमें समस्या उत्पन्न होती है, समस्या दी जाती है, तो दोनों ही क्या होती है इसमें? क्रियाशील। अगला जो पॉइंट है वो है विद्यार्थी में तर्क करने और निर्णय लेने की शक्ति का विकास। विद्यार्थियों में तर्क करने और निर्णय लेने का विकास। बालक समस्या उत्पन्न होगी, समस्या उसके समझ में नहीं आएगी, बालक तर्क करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अगर इस चीज़ को, इस फॉर्मूला को हम ये लगाएंगे तो वो फिट बैठेगा, उससे हमारी समस्या को समाधान होगा। तो बालक की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है, और निर्णय लेने का भी क्या हो जाता है उसमें? विकास। जीवन में वो कभी कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए, अगर बचपन में ही उसको ऐसी समस्या से क्रिएट की जाए तो वो बड़ा होकर निर्णय लेने में बिल्कुल बेझिझक होगा, और निर्णय लेने की उसमें सही बुरे, अच्छे और बुरे का उसमें क्या हो जाएगा? पहचान हो जाएगी, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो तर्क शक्ति और निर्णय शक्ति का इसमें क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। कौन सी पद्धति में? समस्या समाधान पद्धति में। इसके बाद इसमें यह उनकी विचार शक्ति को जगाता है, न कि रटने की शक्ति को भी। जी हाँ, अगला जो पॉइंट है वो है विचार शक्ति को जागृत करना। विचार शक्ति को जागृत करना होता है। समस्या जो हो जाती है, बालक चिंतन करने लग जाता है, विचार करने लग जाता है कि समस्या आ गई, अब इसका हल किस प्रकार से ढूंढूं। विचार करो, सोचो किस हिसाब से इस समस्या को सॉल्व करना है। तो बालक में क्या, कौन सी शक्ति का विकास हो जाता है? विचार शक्ति उसके अंतर्गत डेवलप हो जाती है। समस्या जब क्रिएट होती है तो बालक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस समस्या से मुझे किस प्रकार से निजात मिलेगी। तो विचार शक्ति जागृत करना। आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती होंगी जब आपके जैसे यहाँ लेसन लगते हैं या कोई और कार्य करवाते हैं, टेस्ट होते, तो एकदम विचार शक्ति का हो जाता है ना, विचार अंतर से चिंतन हो जाती है, तर्क हो जाती है। इस चीज़ को मैं किस प्रकार से सॉल्व करूं। मैंने तो उस टाइम पर स्कूल ही नहीं आए थे, विद्यालय पढ़ने नहीं आए थे, तो अब मैं इस चीज़ को किस प्रकार से पढूं, मुझे किस प्रकार से याद होगा। उन सब चीज़ों को जागृत करना, तर्क करना, निर्णय लेना, ये सारी पद्धति किसके अंतर्गत आती है? समस्या समाधान पद्धति के, अर्थात ये जीवन उपयोगी है। बालक को भविष्य में कभी भी इन चीज़ों के अंतर्गत दबकर नहीं रहना पड़ेगा, अर्थात वो स्वयं इतना विवेकशील हो जाएगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है।
वो निर्णय लेने की उनके अंतर्गत शक्ति आ जाएगी। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है, इससे विद्यार्थी में सहनशीलता, व्यापक एवं खोजी दृष्टि का विकास होता है। जी हाँ, इससे विद्यार्थी में सहनशीलता, व्यापक तथा खोजी दृष्टि का विकास होना, व्यापक तथा खोजी दृष्टि का, खोजपूर्ण दृष्टि का विकास होना। किसका? सहनशीलता तो आती है, क्योंकि जब समस्या क्रिएट हो जाएगी, कोई भी समस्या आपके सामने आ जाए, घर की समस्या हो, विद्यालय की समस्या हो, समाज की समस्या, कोई भी समस्या हो, अगर आप उस समस्या को लेकर उग्र हो जाओगे तो आपकी ये सारी जो ये बताइए चिंतन, तर्क, निर्णय लेना, विचार शक्ति और ये सहनशीलता, ये तो सारी गई बिल्कुल। ये तो ये सारी चीज़ें तो मिटा दो फिर समस्या समाधान में। अगर आप उग्र होकर लोगे वो चीज़ों को, अर्थात नेगलेक्ट कर दोगे, ये कर देंगे, ये तो मेरे से नहीं होता, पहले हाथ ऊपर खड़े कर देते हो कि सामने वाला युद्ध करने आता है और आपको मारता है, कि वो कहते हैं भैया मार ले, मेरे पास तो बंदूक तो है, मैं चलाना नहीं जानता, वो वाला सिस्टम हो गया इसमें। अगर इसमें क्या है, विद्यार्थी सहनशीलता, व्यापक एवं खोज का विकास होता है इस पद्धति के द्वारा। तो इसमें बालक को पहले क्या, वो जब समस्या क्रिएट करेंगे तो उसमें सहनशीलता का भाव विकास होगा, इसमें व्यापकता आएगी और खोजने के लिए वो तत्पर होगा। हाँ, मैं क्यों नहीं कर सकता ये कार्य, मुझे खोज करके, अर्थात इस फॉर्मूले को निकाल करके मुझे यहाँ पर सेट करना है, जो मेरे सामने जो समस्या, उस समस्या से मैं किस प्रकार से निजात पा सकूँ, कौन कौन से तथ्यों को एकत्रित करूँ, कहाँ से लेके आऊँ तथ्यों को, उन सारी चीज़ों का इससे क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। सहनशीलता आ जाती है उसके अंतर्गत, विनम्रता आ जाती है और खोज करने की प्रवृत्ति, सबसे अच्छी जो बात है वो आ जाती है, खोज करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। कौन सी विधि में? समस्या समाधान पद्धति में। इसके बाद इसमें आता है, इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों की पूर्ति मुख्य रूप से होती है। संज्ञानात्मक क्षेत्रों के, जी हाँ, संज्ञानात्मक क्षेत्रों की, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों की पूर्ति, क्षेत्र के उद्देश्यों की पूर्ति, संज्ञानात्मक क्षेत्रों के उद्देश्य की पूर्ति अर्थात मानसिक शक्ति, संज्ञान में आना, मस्तिष्क में आना, एकदम करंट लगना, कोई भी समस्या आती है उसके द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति, मानसिक शक्ति इसमें क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, उसका विकास विस्तृत रूप से हो जाता है। कौन से में? समस्या समाधान पद्धति में। बालक की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, बहुत सारी जो शक्तियों का विकास होता है वो समस्या समाधान पद्धति के अंतर्गत आता है। इसमें बालक के सामने जो शिक्षक होते हैं वो बहुत सारी समस्या क्रिएट करते हैं, उन समस्या को निजात पाते हो बालक का अर्थात मानसिक स्तर को बढ़ाना होता है मेन रूप से। तर्क शक्ति को इसमें मूल रूप से तर्क शक्ति को जो स्वाभाविक पद्धति होती है, चिंतन की जो स्वाभाविक पद्धति होती है उसको क्रिएट करना अर्थात सुसुप्त अवस्था में न करते हुए जागृत अवस्था में करना। अधिगम का चिंतन का स्वाभाविक पद्धति है नंबर 1 लाभ। दूसरा इसमें बताया था आपको यह क्रिया, इसमें बालक क्या होता है, क्रियाशील होता है। जब समस्या दे दी जाती है तो बालक कार्य करने के लिए स्व विवेक से इसमें क्रियाशील बालक रहेगा। बालक हमेशा ये सोचता रहेगा, ये हमेशा मुझे किस प्रकार से इस कार्य को सही ढंग से करना है। इसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक इसमें मूल रूप से शिक्षक का इसमें रोल अदा होता है। बालक को क्रिएट तो करता है समस्या, पर शिक्षक उसका निवारण करता है। धीरे धीरे एक समस्या में से उनके अंतर्गत बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है तो शिक्षक उसमें छोटे छोटे पदों के माध्यम से छोटे छोटे निराकरण के द्वारा इसमें बालक को क्रियाशील करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारी ऐसी समस्या एक समस्या के रूप में बहुत सारी क्रिएट हो जाती है चारों तरफ से। अब
कोई भी कार्य होता है, अपन जल्दी में कोई कार्य करते हैं तो जल्दी जल्दी में वो कार्य करते तो अच्छे के लिए, शायद हो सकता है मैं लेट हो रहा हूँ तो लेट के चक्कर में वो क्या और सारी चीज़ें जो अव्यवस्थित हो जाती हैं उनका निवारण करते हुए अर्थात क्रियाशील करते हुए विद्यार्थियों में तर्क और निर्णय शक्ति का विकास हो जाता है, तर्क करने लग जाता है। नहीं, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लगाऊंगा, इस सॉल्यूशन के अनुसार मुझे ये कोई नियम बनाना है, अर्थात विज्ञान की लैब है या एसएस के द्वारा पुरातात्विक विभाग के कोई भी हमने प्राचीन सभ्यता के द्वारा ले ली, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, ये सारे तथ्य हमको दे दिए एसएस के पाठ, तो चल ही रहा है हमारे एसएस के विद्यार्थियों के लिए। तो आपको वो खोजबीन करके लानी है समस्या पाठ के अंतर्गत। तो बहुत सारी जो अनलगढ़ सामग्री नहीं लाए और जो मेन जो सामग्री है जो हमारे चिंतन एवं तर्क शक्ति एवं निर्णय, नहीं ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को हम यहाँ फिट नहीं कर सकते, वो हमारी क्या तर्क शक्ति को बढ़ा देती है। उसके बाद इसमें आता है विचार शक्ति को जागृत करना। विचार करने के लिए बालक विवश हो जाता है, कौन सी में, समस्या समाधान पद्धति के अंतर्गत। विद्यार्थी में सहनशीलता, व्यापकता, खोजपूर्ण की प्रवृत्ति है, खोजपूर्ण करता है, अनुसंधान का अर्थ सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी है उसमें कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, ऐसी जो पद्धति दे देते हैं हम प्राचीनता के लिए हमारे ऐतिहासिक रूप में, तो उसमें बालक खोज करता है, एकत्रित करता है अपनी पुस्तकालय से, आप आसपास के जो भवन है उनसे, जो हमारे पुरातात्विक हैं उन वहाँ स्थलों से शिक्षक जाके उनका क्या करता है, उनका मार्गदर्शन के रूप में बालक की संज्ञानात्मक क्षेत्रों के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अर्थात मानसिक स्तर, बालक का मानसिक स्तर, इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्रों के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अर्थात हमने इसके चरण एवं आपको लाभ बताए, अब समझ में आता है कि शायद आपको समझ में आ गए होगा ये सारे लाभ समस्याएं पद्धति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी सीमाएं एवं एसएस की पद्धति में, अर्थात एसएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन कौन सी विधियां इसमें आती हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।